गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जो हमला हुआ उसका मुख्य आरोपी मुर्तजा अब्बासी नवी मुंबई के सीवुड्स में रहता था और जिस बिल्डिंग में वो रहता था उस बिल्डिंग के नीचे एक मदरसा चलाई जाती थी जिसमें मौलाना साहब काम करते थे। मौलाना साहब को कल नवी मुंबई पुलिस ने बुलाया और उनका बयान रिकॉर्ड किया गया कि किस तरीके से जो मुर्तजा है उसका आचरण था। इस पूरे मामले पे आप हमारे साथ अभी हैं बात करने के लिए। नाम बताइएगा और बताइए कि कितने से कितने साल तक थे वहाँ। शुक्रिया। मेरा नाम आशिक इलाही है, मौलाना आशिक इलाही। मौलाना से ही बोलते हैं मुझे सब। मैं ताज हाइट्स में, जिसमें अहमद मुर्तजा अब्बासी रहते थे, उसमें मैं 2011 से 2020 तक वहाँ पे था। और वो 2014 के बाद वो फैमिली भी आई और 1-2 साल रहने के बाद वो लोग दूसरी जगह अपने जॉब के सिलसिले में जामनगर चले गए। तो उस दरमियान में जो उनके रहने सहने का तरीका था, बिहेवियर था, लोगों के साथ मिलना जुलना, इस बारे में कल मेरा जो एक बयान रिकॉर्ड किया गया है वहाँ पे NRI पुलिस स्टेशन में। तो मुझसे जो सवालात हुए कि मतलब आपसे कैसे उनके ताल्लुकात थे या उनकी बातचीत कैसी थी, उनके बारे में जानने की कोशिश की गई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुनीर अब्बासी साहब जैसे और लोग आते थे, वो भी आते थे नमाज के लिए नीचे। बाकी तो वो लोग जॉब पर थे, दिन में तो नहीं, वही शाम में कभी जब भी फ्री टाइम हो, 5 टाइम में एक टाइम जरूर आते थे। तो मुनीर अब्बासी साहब से सलाम दुआ बातचीत अच्छी थी। और अहमद मुर्तजा जो उनका लड़का है, जो आरोपी है, वो बहुत कम आता था और उसकी बातचीत भी लोगों से बहुत कम थी, खास करके मुझसे भी बहुत कम। दूर से ही सलाम दुआ वगैरह ऐसे हो जाती थी। तो उनके बारे में अभी मैं क्या बताऊं, खुद हम लोगों को आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने 10 साल का करीबन समय बिताया वहां पर, मुर्तजा से जब भी कभी मुलाकात होती थी तो उसका आचरण किस तरीके से लगता था? कुछ उसमें जो है वो धार्मिकता को लेके कुछ लगता था ऐसा आपको? देखिए, 10 साल में वो लोग तो 2 ही साल तकरीबन वहां पे रहे। 2014 के बाद फ्लैट खरीदा उन्होंने, उसके बाद 1-2 साल रहे, फिर जामनगर चले गए। तो उनके बारे में ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि वो धार्मिकता उसके अंदर ज्यादा है, क्योंकि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह कुछ कर रहा था। अब मेरे पास तो मकतब के छोटे छोटे बच्चे कलमे दुआ वगैरह वो पढ़ते हैं। तो ऐसी कभी कोई बातचीत ही नहीं हुई कि उसके अंदर धार्मिकता ज्यादा है या दुनियावी तालीम। और भी लोग हैं जैसे आए सलाम किए चले गए, वैसे वो भी, उनका भी ऐसा ही बिहेवियर था। हाँ, तो उनके अब्बा बीच में जैसे जॉब लगा रिलायंस में, तो बताया कि जॉब लग गया, तो मैंने मुबारकबाद दी, माशाल्लाह अच्छी बात है। फिर बाद में SR कंपनी में जॉब लगा, जब भी बताए कि अभी इस कंपनी में आ गए, हम लोग दोनों बाप बेटे एक ही में अभी हैं। तो उधर से एक बार उनके अब्बा आए इधर जामनगर से, तो मुलाकात हुई नमाज के बाद। फिर मैंने उनसे हाल अहवाल लिया, खबर खैरियत पूछा, अहमद भाई के बारे में भी पूछा, भाई अहमद भाई कैसे हैं? बोला हाँ अभी तो ठीक है मौलाना साहब, लेकिन उनका थोड़ा सा बिहेवियर जो है अलग लग रहा है, लगता है कोई जादू कर दिया है या क्या है, बहुत परेशान हूँ, थोड़ा दुआ कीजिए उनके लिए। ये किस साल की बात है, कब ये जिक्र किया गया आपसे? ये 2016-17 या जब भी वो जामनगर में थे ना, उसके बाद इधर आए थे, जब की बात है, जामनगर से वो आए हुए थे, बीच में आते रहते थे। घर अभी भी उनका है। अभी भी ये रमजान शुरू हुआ तो इससे पहले वो सुना हूँ कि वो आए थे। मुलाकात या कोई बातचीत नहीं है मेरी, तो घर अभी भी है, तो वो आते जाते रहते थे। तो वो जामनगर में थे, उस दरमियान ये बात हुई थी मेरी। देखिए मौलाना साहब IIT से पढ़ा हुआ लड़का, ठीक है, उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियों में उसने काम किया। फिर ये कहा गया कि वो दिमागी तौर पे जो है वो अनस्टेबल है। उस बीमारी को लेके कुछ जिक्र हुआ करता था क्या? और जो पहली शादी हुई थी, वो शादी को लेके भी कई सारे सवाल किए जा रहे थे। जो पत्नी है वो छोड़ के भाग गई है, और उस चीज को लेके जरा बताएं। शादी के बारे में तो हम लोगों को कोई इल्म भी नहीं है और बताया भी नहीं था कि उसकी शादी हो गई है क्या है। और खुद अफसोस है, हम लोग जब अभी मिलते हैं कि इतने पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग और इस तरह का कदम उठाना बहुत, मतलब सोच के ही थोड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, जब वो आता था नमाज पढ़ने के लिए तो कुछ बात करता था कि आपसे बात होती थी? कभी कुछ ऐसा बात किया हो जो आपको याद हो? नहीं, वो तो बात ही नहीं करता था असल ना। हाँ, जैसे और लोग आए पीछे से नमाज पढ़ के चले गए, तो वो भी ऐसा ही था। उनके अब्बा बात करते थे, कभी अगर वो भी बाहर दिख गए तो बातचीत में क्या कैसा चल रहा है, बस। वो लोग तो अच्छी फैमिली है, समझ लीजिए। बैकग्राउंड निकालिएगा तो मालूम पड़ेगा। तो ज्यादा बातचीत नहीं होती थी।
देखिए अब यूपी एटीएस जो है वो जो है पूरी छानबीन कर रही है, साथ ही साथ अब जो नवी मुंबई पुलिस है वो भी छानबीन कर रही है। तो क्या इस दौरान यूपी एटीएस की तरफ से या यूपी पुलिस की तरफ से आपसे संपर्क साधने की कोशिश की गई? नहीं, मेरे से तो अभी सिर्फ जो है नवी मुंबई पुलिस, एनआरआई पुलिस जो है उसने संपर्क किया कि मैं वहाँ पे था 2011 से 2020 तक। तो इस दरमियान में उसका बिहेवियर जानने के लिए, वो किस तरह से रहते थे, लोगों से कैसे मिलते थे, तो मुझे जो जानकारी थी उसके बारे में मैंने वहाँ पे बयान दर्ज कराया। हाँ। ठीक है। तो ये मौलाना साहब थे जिन्हें आपने सुना, इनका साफ तौर पे कहना है कि मुर्तजा जब भी इनसे मिलता था तो ऐसा लगता था कि बेहद ही साधारण किस्म का इंसान है और वो इस तरीके का जो हरकत करेगा ये बिल्कुल भी इन्होंने सोचा नहीं था। बेहद ही सादगी और सरलता से जो है वो अपना काम करता था और फिर चला जाता था। अब इस पूरे मामले में जो है एनआरआई पुलिस स्टेशन ने इनका बयान दर्ज किया है और आने वाले दिनों में हो सकता है तो यूपी की जो टीम है वो भी इनसे कांटेक्ट कर सकती है। कैमरामैन अनु प्रस्तोगी के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई।